प्रिय विद्यार्थियों, सुस्वागतम। मैं हूं जेपी खरे और आप देख रहे हैं जेपी खरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। यहां पर आपको मिलता है मैथ्स और साइंस जैसे विषयों का मार्गदर्शन और इसके साथ ही आपको मिलता है आपके पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रश्नों के सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित समाधान। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10वीं से प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति के प्रश्न। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो शायद आप लोगों ने देखा ही होगा, और यदि ना देखा हो तो उसको अवश्य देखिए, क्योंकि उसमें त्रिकोणमिति का जो बेसिक ज्ञान है वो मैंने उसमें समझाया हुआ है। चलिए आज प्रश्न उठाते हैं प्रश्नावली 8.1 से। तो इस प्रश्नावली में सबसे पहला जो प्रश्न है वो है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पे साइन A और कॉस A और नंबर 2 पे दिया है साइन C और कॉस C। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते रहिए वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए प्लीज़। चलिए इस प्रश्न को मैंने कॉपी पर उतार लिया है। सेम क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पे है साइन A कॉस A, नंबर 2 पे है साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। लीजिए हमारा चित्र बन करके तैयार है। त्रिभुज ABC, इसमें ये B कोण समकोण है और भुजा AB 24 सेंटीमीटर है और भुजा BC 7 सेंटीमीटर है। तो ये चित्र बन करके हमारा तैयार है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है दोस्तों में। हमको दिया है कोण B बराबर समकोण यानी कि 90 डिग्री है, और भुजा AB बराबर हमको दी गई है 24 सेंटीमीटर और BC दिया गया है हमको 7 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें इसका AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, रह गया AC। तो ये समकोण के सामने वाली भुजा है, इसको हम कर्ण कहते हैं या हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। आप सभी को मालूम है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण AC है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए मान रख लेते हैं इनकी वैल्यू। AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा 576 यानी कि 576, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49। इनको हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं इनको। 625 625 आ गया AC का स्क्वायर। चलिए AC निकाल लेते हैं। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर का क्या करेंगे हम, स्क्वायर जब दूसरे पक्ष में जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है यानी कि वर्गमूल।
तो 625 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। इस प्रकार से AC बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 25 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, जो क्वेश्चन का पहला भाग है उसमें हमको साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है। तो नंबर 1 डाल करके सर्वप्रथम हम साइन ए ज्ञात करते हैं। साइन ए, स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि त्रिकोणमिति के संदर्भ में हम लंब और आधार का जो चयन करते हैं उसकी विधि क्या है। हम जिस न्यून कोण को लेते हैं, चलिए चित्र को देख लेते हैं एक बार। कौन सा कोण ले रहे हैं, ए। तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे, और इससे जो लगी हुई भुजा है, संलग्न भुजा, इसको हम बोलेंगे बेस या आधार। और जो बड़ी वाली भुजा है वो तो कर्ण ही है। तो चलिए साइन ए बराबर, पिछली वीडियो में मैंने इनके सूत्र भी बताए थे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है, कोण ए के लिए लंब है BC। चलिए लिख देते हैं, BC बटा कर्ण जो हमारा आया है वो AC है ना, और ये आया है 25। BC का मान है 7 और AC का मान है 25। इस प्रकार से साइन ए का मान आ जाता है 7/25। पुनः अब ले लेते हैं कॉस के लिए। कॉस ए, तो कॉस थीटा के लिए सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। पुनः स्मरण कीजिए, न्यून कोण से लगी हुई भुजा आधार कहलाती है। तो ये AB जो है हमारे लिए आधार हो जाएगा। इसको लिखते हैं यहाँ पे, और कर्ण है AC, इसको भी लिख देते हैं। इस प्रकार से cos A बराबर आ गया, AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर। तो इसको रख देते हैं 24, और AC की वैल्यू आ गई है 25। इस प्रकार से हमें ये cos A भी प्राप्त हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसको भी ले लेते हैं। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमें निकालना है साइन C और cos C। तो सर्वप्रथम साइन C ज्ञात करते हैं। फार्मूला वही है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे ये देखना है कि लंब क्या होगा। बस वही हम कौन सा लेकर के चल रहे हैं, C। चित्र में देखिए ज़रा, CA है, तो C के सामने की भुजा कौन सी पड़ती है, AB। इसका मतलब ये हुआ कि अब AB जो है, AB लंब का काम करेगा, और जो BC है वो आधार का काम करेगा। तो लिख लेते हैं इसको, लंब हुआ हमारा AB, चलिए लिख लिया AB बटे, और कर्ण जो हुआ वो तो AC ही रहेगा। हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू है 25। इस प्रकार से साइन C प्राप्त होता है हमें 24/25। पुनः हम ले लेते हैं cos C, वही आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार जो हो जाएगा वो BC हो जाएगा। तो BC
अपॉन AC। इस प्रकार से ये आ गया। BC की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 25। तो यहाँ पर cos C हमको मिलता है 7 अपॉन 25। इस प्रकार हमारा आंसर हुआ sin A इज इक्वल टू 7 अपॉन 25, cos A इज इक्वल टू 24 अपॉन 25, sin C इज इक्वल टू 24 अपॉन 25 एवं cos C इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 आंसर। तो चलिए अब ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आकृति 8.13 ये है फिगर 8.13। इसमें आप देख सकते हैं एक त्रिभुज दिया है PQR, जहाँ पर PQ की वैल्यू जो दी गई है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है और PR की जो वैल्यू दी गई है वो 13 सेंटीमीटर दी गई है और QR है, QR की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है, वो मैंने लिख के रखा हुआ पहले से। यहाँ ज्ञात है, क्या ज्ञात है, आकृति 8.13 में PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर और ये जो कोण है आपका एंगल Q ये कितना है 90 डिग्री का है या समकोण है। ठीक है ना। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है tan P माइनस cot R का मान। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए tan P क्या होगा और cot R क्या होगा। और tan P और cot R के मान निकालने के लिए हमको आवश्यकता पड़ेगी QR की वैल्यू की। तो ये QR की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लग जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये 90 डिग्री का एंगल है ये, इसके सामने वाली भुजा ये जो 13 सेंटीमीटर की ये कर्ण हो जाएगा, है ना। और एक भुजा ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर की और एक भुजा QR हो जाएगी जिसका मान हमें ज्ञात करना है। इसके पश्चात ही हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो लीजिए समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन QR का वर्ग। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण है यहाँ पे PR और लंब है आपका यहाँ पे PQ और आधार है QR। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज क्या हो जाएंगी, यहाँ पे PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू है 13 है, तो 13 का वर्ग 12 है, तो ये 12 का वर्ग आ जाएगा प्लस QR का वर्ग। तो आपको पता है कि 13 का 13 से गुणा करने पर हमको 169 प्राप्त होगा, चाहे तो आप गुणा कर लें। और 12 का 12 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 144 और प्लस QR का स्क्वायर। इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है 169 बराबर 144 प्लस QR का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम 144 का पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 माइनस 144 बराबर QR का स्क्वायर। चलिए कितना आता है, 144 को जो हम 169 में से घटा देंगे तो क्या बचेगा, हमें प्राप्त होगा 25 बराबर QR का वर्ग। ठीक है। अब QR के वर्ग के लिए हम क्या करेंगे, हमको वैल्यू चाहिए QR की, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर का भी पक्षांतर कर देंगे। स्क्वायर का पक्षांतर क्या होता है, स्क्वायर रूट, है ना। तो 25 का वर्गमूल, स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल बराबर QR। राइट, ये कितना आ जाएगा 25 का वर्गमूल आप सभी को पता है। इस प्रकार QR की वैल्यू कितनी आ जाती है, QR बराबर आ जाता है 5। ठीक है ना।
ये क्यू आर क्या प्राप्त हो गया हमको, आधार। आधार भी कह सकते हैं और कोण के हिसाब से ये लंब भी हो सकता है, आधार भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ ये है कि हमको क्यू आर की वैल्यू 5 प्राप्त हो गई है, 5 सेंटीमीटर हमें क्यू आर की वैल्यू मिल गई। अब हम आगे चलते हैं। tan p बराबर, tan p बराबर, देखिए ये आपका एंगल p है, देख लीजिए एक मिनट, ये p एंगल है, ठीक है ना। तो हमने आपको त्रिकोणमिति के बेसिक्स में बताया हुआ कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है त्रिकोणमिति के संदर्भ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो tan p बराबर, इसको क्या लिखेंगे हम, लंब बटे आधार होता है ना, तो क्यू आर बटे पी क्यू, ठीक है ना। कारण क्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं कोष्टक में, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है ना। इस प्रकार से tan p बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर tan p बराबर हमें प्राप्त हुआ, क्यू आर का मान कितना मिला है, 5, और पी क्यू का मान हमें पहले से पता है 12 है। तो tan p बराबर हमको मिल गया 12 है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है cot r। तो एक बार फिर से चित्र को देखिए आप, इस फिगर को, cot r, इसमें कौन से कोण की बात हो रही है, r की। तो r के लिए जो है, r के सामने वाली भुजा यानी कि पी क्यू लंब हो जाएगी और क्यू आर हो जाएगा आधार, ठीक है ना। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा आपका, क्यू आर, और लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो cot r बराबर क्या होगा, क्यू आर बटे पी क्यू, वही है आधार बटे लंब। तो यहाँ क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 है, यानी कि 12 है। ये क्यों हुआ, क्योंकि cot थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। इस वजह से हमने cot r का मान क्या लिखा, क्यू आर बटे पी क्यू। चलिए इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अर्थात tan p बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ, 5/12 है। और cot r हमको कितना प्राप्त हुआ, ये भी हमको प्राप्त हुआ 5/12 है। तो हमें ज्ञात क्या करना था, tan p माइनस cot r। चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो tan p माइनस cot r, है ना, बराबर tan p की वैल्यू कितनी है, 5/12 है, माइनस cot r की वैल्यू कितनी है, 5/12 है। समान संख्याएं हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, तो इसमें आपको ज़्यादा एलसीएम फैल्सियम करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हर भी समान है इसके, है ना। और समान संख्याएं हैं, और एक प्लस की एक माइनस की है, तो समान संख्याओं का जोड़ यदि उनमें से एक प्लस की हो और एक माइनस की हो, तो सीधी सी बात है क्या आ जाता है, 0, है ना। इस प्रकार से कितना आ गया, tan p माइनस cot r बराबर 0। यही आपका उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, प्रश्न क्रमांक 3 है, sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है sin a बराबर 3/4, और ज्ञात क्या करना है, यहाँ दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। पहली बात तो cos a का मान ज्ञात करना है, और दूसरी बात tan a का मान ज्ञात करना है। अब sin a बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 3/4, ठीक है ना। इसको हम काय के बराबर मानेंगे, इसको मानेंगे हम लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। ये ला से लंब है और का से कर्ण है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है
कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, ठीक है। यहां से हम देख सकते हैं कि लंब के बराबर 3 आ रहा है और कर्ण के बराबर 4। तो चलिए इसको हम लिख भी लेते हैं। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि लंब 3 इकाई है और कर्ण जो है 4 इकाई है, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि हमें आधार की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जब हमें लंब और कर्ण दिए हैं तो हम बड़ी आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान निकाल सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। कर्ण बराबर कितना रख देंगे, 4 इकाई रख देंगे, और जो है लंब बराबर कितना रख देंगे, 3 इकाई, और आधार को वैसे ही रहने देंगे। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी हैं। कर्ण का मान 4 तो 4 का वर्ग बराबर लंब का मान 3 है तो 3 का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अब हम 4 के वर्ग का मतलब क्या है, 4 गुणे 4, और 3 के वर्ग का मतलब है 3 गुणे 3 और प्लस आधार का वर्ग। तो 4 के स्क्वायर को हम लिखेंगे 4 गुणित 4 बराबर 3 के स्क्वायर को हम लिखेंगे 3 गुणित 3 और प्लस आधार का वर्ग हम जैसा था वैसा ही लिख देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 का गुणा हो जाएगा, 4 चौके 16, और यहाँ 3 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 9 प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 का पक्षांतर कर देंगे। तो ये आ गया आपका 16 माइनस 9 पक्षांतर करने पर, ठीक है ना। इस तरफ क्या आ जाएगा, आधार का वर्ग। क्लियर है। तो 16 में से 9 घटेंगे तो कितना बचेगा, 7। इस तरह 16 में से 9 घटा 7 बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हम वर्ग का पक्षांतर करेंगे। तो वर्ग का पक्षांतर क्या होता है, आप सभी को पता है कि वर्ग का पक्षांतर होता है वर्गमूल। तो किसका वर्गमूल आएगा यहाँ पे, 7 का। 7 का वर्गमूल बराबर, अब यहाँ से वर्ग का पक्षांतर हो चुका है तो ये आपका आ चुका है आधार, ठीक है ना। तो आधार की वैल्यू कितनी आ गई, आधार की वैल्यू आ चुकी है आपकी √7। अतः नंबर 1 पे हमें क्या निकालना था, नंबर 1 पे हमको निकालना था कॉस ए। क्या निकालना था, कॉस ए। तो आपको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। चलिए तो यहाँ इसका फार्मूला लगा देते हैं, आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। आधार बटा कर्ण। अब हमें आधार की वैल्यूज जो है मिल चुकी है। आधार की वैल्यू कितनी है, √7। तो √7 और बटे में क्या कर देंगे हम, कर्ण हमें पहले से पता है 4। इस प्रकार से कॉस ए का मान कितना आ गया, वर्गमूल 7/4। पुनः दूसरे नंबर पर हमें क्या ज्ञात करना था, दूसरे नंबर पर हमें ज्ञात करना था tan a। तो tan a बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे। किसकी वैल्यू, लंब, है ना। लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू है शायद 3, है ना। चलो देख लेते हैं, ये 3 और जो आपका आधार आया है वो आया है √7। कितना आया है, √7। इस प्रकार से tan a का मान 3/7 आ गया। तो ये रहा उत्तर, cos a बराबर वर्गमूल 7/4 और tan a बराबर 3/7। प्रश्न क्रमांक 4, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, हमको दिया गया है 15 cot a बराबर 8 और हमें ज्ञात क्या करना है, दो चीज़ें यहाँ पे हमको ज्ञात करनी है। पहली चीज़ sin a का मान ज्ञात करना है और दूसरा sec a का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम आगे हल करेंगे। अब चूंकि
15 कॉट ए बराबर कितना दिया गया हमको, ये दिया गया है 8। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें एक चीज़ मिलती है, क्या मिलती है, सूचित करता है कॉट ए बराबर 8/15। ठीक है ना, 15 का हमने क्या कर दिया, पक्षांतर। और आपको पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है ना, तो यहाँ इसको हम लिख देंगे आधार बटे लंब। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए आधार बराबर कितना आ जाएगा 8 और लंब बराबर कितना आ जाएगा 15 है। तो हमें यहाँ से मिल गया आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15। इसमें एक चीज़ अभी बाकी है, वो क्या, वो है कर्ण। तो कर्ण के लिए हम क्या करेंगे, वही हमारी चिरपरिचित पाइथागोरस प्रमेय, उसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये रही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब हम यहाँ पे हमें जो जो वैल्यूज दी गई हैं उनको हम यहाँ पे रख देंगे। हमें क्या दिया गया है, हमको लंब दिया गया है, कितना दिया गया है, लंब हमको 15 है, तो यहाँ कर देंगे हम 15 का वर्ग, प्लस आधार कितना दिया गया है 8, तो यहाँ कर देंगे हम 8 का वर्ग, क्योंकि आधार का वर्ग है। और यहाँ पर लिख देंगे हम कर्ण का वर्ग। ठीक है, आप सभी को पता है कि 15 का जो वर्ग है वो 15 का वर्ग कितना होता है 225। तो 15 का वर्ग आ गया 225 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, जब हम 225 और 64 को जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 289। कितना मिल जाएगा 289, 4 5 9 6 2 8 और 2 का 2, 289। अब जब हम यहाँ से वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कर्ण बराबर, वर्ग का पक्षांतर क्या होता है, वर्ग का पक्षांतर होता है वर्गमूल। तो किसका वर्गमूल 289 का। ठीक है ना, ये 289 का वर्गमूल हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे ऊपर। तो कर्ण बराबर क्या मिलेगा हमको 17 गुणित 17 का वर्गमूल। तो यहाँ से हमें कर्ण जो है वो कितना मिल जाएगा, कर्ण हमको मिल जाएगा 17। कितना मिल जाएगा 17, क्योंकि 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो ये 17 आ गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना था, पहले नंबर पे हमें ज्ञात करना था साइन ए और दूसरे नंबर पर सेक ए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो साइन ए हमें ज्ञात करना है, साइन ए बराबर, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, और लंब बटे कर्ण, यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। लंब कितना मिला है हमको, लंब मिला है हमें, लंब दिया था हमें 15, तो हम यहाँ वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। लंब की वैल्यू 15 है और कर्ण कितना प्राप्त हुआ हमें 17 है। इस प्रकार से हमें साइन ए कितना प्राप्त हो जाता है, हमको साइन ए प्राप्त हो जाता है 15/17। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे सेक ए। तो अब हम सेक ए ज्ञात करेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। यहाँ पे कर्ण की वैल्यू हमको कितनी प्राप्त हो चुकी है 17। ठीक है, और आधार कितना है, यहाँ पे आधार हमको दिया गया है 8, तो 17/8। इस प्रकार से हमें सेक ए की वैल्यू भी प्राप्त हो जाती है। अब हम लिख देंगे इसका उत्तर। तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 क्या है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आप त्रिकोणमितीय अनुपात से कंफ्यूज मत हो जाइए। यही जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होते हैं, उन्हीं को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम आगे हल करते हैं। यहाँ हमें दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12 है, और चूंकि सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार होता है, इसलिए सेक थीटा बराबर 13/12 बराबर कर्ण बटे आधार मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट हो जाता है कि कर्ण बराबर 13 इकाई और आधार बराबर 12 इकाई। चलिए इनको हम लिख लेते हैं। तो हमें मिल जाता है कर्ण बराबर 13 है और आधार बराबर 12 है। इसका मतलब है कि हमें लंब अभी ज्ञात करना है। तो लंब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ये रही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब हमें यहाँ कर्ण कितना दिया हुआ है 13 है और आधार कितना दिया हुआ है
12 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर्ण के वर्ग के स्थान पे 13 का वर्ग लिख देंगे और इधर आधार के वर्ग के स्थान पे 12 का वर्ग लिख देंगे और लंब का वर्ग जैसा है वैसा ही लिख देंगे। चलिए इसको लिख देते हैं। ये हो गया 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन 12 का वर्ग। 13 का गुणा होता है 169 यानी कि 169 बराबर लंब का वर्ग ये ज्यों का त्यों रख देंगे हम, और 12 का गुणा होता है 144 यानी कि 144। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे प्राप्त हो जाता है 169 बराबर लंब का वर्ग धन 144। अब हम 144 का पक्षांतर कर देंगे। लीजिए ये पक्षांतर भी हो गया, 169 माइनस 144 बराबर लंब का वर्ग। अब जो हम 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25 बराबर लंब का वर्ग। ठीक है ना। इस प्रकार घटाने के बाद आ जाता है 169 में से 144 घटा 25 बराबर लंब का वर्ग। अब हमें लंब निकालना है, तो हम देख रहे हैं यहाँ कि लंब का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जब हम पक्षांतर करेंगे तब हमको लंब मिलेगा। तो स्क्वायर का पक्षांतर क्या होता है, वर्ग का पक्षांतर होता है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो किसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, 25 का यानी कि 25 का वर्गमूल बराबर हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा लंब। ठीक है ना। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5। चलिए तो ये 5 बराबर हमारा आ जाएगा यहाँ पे लंब। ठीक है ना। तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इकाई। अब हम शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहला देख लेते हैं। पहला कौन सा है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे सबके फार्मूले लिख लिए हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना आ चुका है, 5, और कर्ण कितना दिया था आपको, 13। चलिए यहाँ पे मान रख देते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना प्राप्त हुआ हमें, 5, और कर्ण कितना है, 13। तो साइन थीटा का मान आ गया 5/13। अब देख लेते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया गया, आधार हमको दिया गया है 12, तो हमें ऊपर लिख देंगे 12, और कर्ण कितना दिया गया है हमको, 13 है। तो ये 12/13 आ गया। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब है 5 और आधार है 12। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 5 बटे आधार है आपका 12। ठीक है। और अब आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, 12 है। चलिए हम यहाँ 12 लिख देंगे और लंब के स्थान पे कितना लिख देंगे, 5। तो यहाँ पे मैंने ये 5 लिख दिया। अब बचता है आपका 5वां त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना दिया गया है, अभी अभी हमने देखा है कि कर्ण हमको दिया गया है 13 है। ठीक है ना। और लंब कितना है, लंब हमको प्राप्त हुआ है 5। इस प्रकार से साइन थीटा बराबर 5/13 आ गया, कॉस थीटा बराबर 12/13 आ गया, टेन थीटा बराबर 5/12 आ गया, और कॉट थीटा बराबर 12/5 आ गया, और कोसेक थीटा बराबर 13/5 आ गया। चलिए अब हम आंसर लिख लेते हैं। लीजिए ये रहे उत्तर। साइन थीटा बराबर 5/13, कॉस थीटा बराबर 12/13, टेन थीटा बराबर 5/12, कॉट थीटा बराबर 12/5, और कोसेक थीटा बराबर 13/5। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 6 भी देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हमें यह सिद्ध करना है कि कोण ए और बी जो कि दोनों न्यून कोण हैं ये आपस में बराबर भी हैं, जबकि कॉस ए बराबर कॉस बी। चलिए प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण ए और बी कैसे हैं, न्यून कोण हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ए और बी न्यून कोण है तो जो तीसरा कोण बचा कोण सी वो क्या होगा, 90 डिग्री का, यानी कि वो समकोण होगा। चलिए थोड़ा चित्र से भी समझिए इसको। ये आपके सामने चित्र है ABC। ये ए कोण न्यून कोण है, बी कोण भी न्यून कोण है, तो सी कोण कैसा हो जाता है, समकोण। अब हमें सिद्ध क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी। अब चूंकि हमें दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, प्रश्न में दिया गया है ना ये कॉस ए बराबर कॉस बी, तो इसका मतलब ये है कि हम कॉस ए का मान निकालेंगे और कॉस बी का मान निकालेंगे। तो चलिए अब निकालते हैं कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, क्योंकि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अब चलिए हम यहाँ देखेंगे कि आधार क्या है और कर्ण क्या है। हम बात कर रहे हैं कोण ए की, तो कोण ए के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, कोण से लगी हुई हो जाए, यानी कि AC। ए बी नहीं होगा क्योंकि ए बी सबसे बड़ी हो जाए, इसको हम कर्ण कहेंगे। तो अब आधार क्या हो जाएगा, AC। ठीक है ना। और कर्ण क्या हो जाएगा, AB। तो कॉस ए बराबर AC बटे AB, राइट। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। इसी तरह
कॉस बी का मान भी हमें ज्ञात करना है, तो कॉस थीटा का तो फार्मूला वही है, इसलिए हम लिखेंगे कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण। परंतु यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अब हम कोण कौन सा ले रहे हैं, बी, तो कोण बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और कर्ण तो एक ही है यानी कि ए बी है, तो कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण बराबर आधार कितना आ गया हमारा बी सी और कर्ण कितना है ए बी, राइट। ये इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। हमें ये करना है कि हम इनकी वैल्यूज रख देंगे। कॉस ए की वैल्यू कितनी निकली, ए सी बटे ए बी, और कॉस बी की वैल्यू कितनी निकली, बी सी बटे ए बी। चलिए इनको हम यहाँ लिख देते हैं। इस तरह जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू रख देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। हम यहाँ देख सकते हैं कि हर इसका ए बी है और इसका भी हर ए बी है। जब हर समान है तो अंश और अंश भी समान होंगे, यानी कि ए सी बराबर बी सी आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम ए बी का पक्षांतर कर लें। तो चलिए ए बी का पक्षांतर करके भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमें प्राप्त हुआ था ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। ठीक है, यहाँ से हम ए बी का पक्षांतर कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा ए सी बराबर बी सी बटे ए बी गुणित ए बी। यहाँ ए बी से ए बी एक बार कट जाएगा, ठीक है ना। तब क्या हमें प्राप्त होगा, हमको प्राप्त हो जाएगा ए सी बराबर बी सी का 1 से गुणा हुआ बी सी, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें जो ये त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, इसमें ए सी और बी सी कैसे हैं बराबर, यानी कि ये भुजा बराबर ये भुजा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो त्रिभुज है कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह हम देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं, अर्थात ए सी बराबर बी सी, है ना। पुनः क्योंकि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं, है ना, इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, और यही हमको सिद्ध करना था। देखिए इसमें ए सी के सामने का कोण बी है और बी सी के सामने का कोण ए है ना। ए सी और बी सी दोनों समान हैं, इसलिए इनके आमने सामने के कोण भी कोण ए बराबर कोण बी होंगे, है ना। यही हमको सिद्ध करना था। चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7 क्या है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1, जी हाँ, इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 1 धन साइन थीटा और 1 ऋण साइन थीटा, इन दोनों का गुणनफल बटे 1 धन कॉस थीटा, और दूसरे कोष्टक में है 1 ऋण कॉस थीटा, ठीक है ना। इसका हमें मान ज्ञात करना है। और दूसरा क्या है, कॉट वर्ग थीटा का मान भी हमें ज्ञात करना है। चलिए अब हम अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हमें दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। चूंकि हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है आधार बटे लंब, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिख लिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 बराबर आधार बटे लंब। यहाँ से हमें स्पष्ट हो जाता है कि आधार कितना है, 7 है यानी कि 7 है, और लंब कितना है, 8 है, ठीक है। तो हमें आधार बराबर 7 और लंब बराबर 8 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब हमें लंब और आधार दिए गए हैं तो कर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय भी लिख लेते हैं। तो ये रही पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब हम इसमें जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, जैसे आधार की वैल्यू 7 है और लंब की वैल्यू 8 है, तो हम इनको इसमें रख देंगे। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है कर्ण का वर्ग बराबर 8 का वर्ग। 8 क्या है, आपका लंब है, तो 8 का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार कितना है, 7 है, तो 7 का वर्ग। चलिए अब इसको हम आगे हल कर लेते हैं। अब 8 गुणित 8 कितना होता है, 64, और 7 गुणित 7 कितना होता है, 49, ठीक है ना। इस प्रकार 64 और 49 को जब हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 113, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर 113 प्राप्त हमें हो गया। स्टूडेंट्स, जब हम स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं कर्ण के स्क्वायर का, तो दूसरी तरफ जाके ये स्क्वायर रूट में बदल जाता है, यानी कि 113 का हमको यहाँ पे वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हमें कर्ण बराबर क्या प्राप्त हुआ, 113 का वर्गमूल। अब चूंकि हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें साइन थीटा की भी आवश्यकता पड़ने वाली है और कॉस थीटा की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो हमें कर्ण तो प्राप्त हो ही गया है। कर्ण हमको मिल गया है, कितना मिल गया है कर्ण,
113 का वर्गमूल। तो चलिए अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा के मान भी ज्ञात कर लेते हैं। अब चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, इसलिए साइन थीटा बराबर आ जाएगा, लंब का मान हमें पहले से पता है कि 8 है और कर्ण अभी भी हमने निकाला है वर्गमूल 113 है। तो ये साइन थीटा बराबर आ गया 8 बटे वर्गमूल 113 है। अब कॉस थीटा भी ज्ञात कर लेते हैं। पुनः कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार हमको दिया गया है 7। कितना दिया गया है? 7। और कर्ण कितना आया है? वर्गमूल 113। तो कॉस थीटा बराबर 7 बटा वर्गमूल 113 है। ठीक है। अब हमें मान ज्ञात करना था 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में इंटू 1 माइनस साइन थीटा दूसरे कोष्टक में बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान हमको ज्ञात करना था। तो आपको एक बीजी सर्वसमता याद होगी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर a मानेंगे हम a को और b मानेंगे साइन थीटा को। तो क्या हुआ ये? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना। इसी प्रकार से नीचे भी यही सर्वसमता लग जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा कॉस थीटा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो लीजिए हमें प्राप्त हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। मैंने सर्वसमता भी यहाँ पर लिख दी है, चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसमें साइन थीटा का मान 8 बटे वर्गमूल 113 और कॉस थीटा का मान 7 बटे वर्गमूल 113 रख देंगे। तो इसके बराबर हमें प्राप्त हो गया 1 ऋण 8 बटे वर्गमूल 113। 8 बटे वर्गमूल 113 का होल वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना। और बटे में 1 ऋण 7 बटे वर्गमूल 113, यहाँ पर भी 7 बटे वर्गमूल 113 का होल वर्ग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं बराबर क्या आता है। लीजिए, चूंकि 8 बटे वर्गमूल 113 का होल वर्ग है, इसलिए यहाँ पर 8 का भी स्क्वायर होगा और वर्गमूल 113 का भी। जब 8 का स्क्वायर होगा तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और वर्गमूल 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस पर हम स्क्वायर लगा देते हैं ये। तो ऊपर हमें प्राप्त हो जाता है 1 ऋण 64 बटे वर्गमूल 113 का स्क्वायर। अब ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ नीचे आएगा। इसी प्रकार से नीचे बटे में जो है 1 ऋण 49 बटा वर्गमूल 113 का स्क्वायर। यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर हो चुका है, केवल 113 है, वर्गमूल 113 का स्क्वायर होना है। तो हमें प्राप्त हो जाता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 ऋण 64 बटे 113। पूरे के बटे में 1 ऋण 49 बटे 113 है। अभी पिछले स्टेप में हमने देखा था कि यहाँ वर्गमूल लगा हुआ था और वर्ग था, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो वर्गमूल कहाँ चला गया? वर्ग से वर्गमूल कट गया। तो हमें बराबर में प्राप्त हो जाता है, ऊपर प्राप्त होता है 113 ऋण 64 बटे 113 और नीचे प्राप्त होता है 113 ऋण 49 बटे 113। 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 मिलेगा और बटे में 113 है ही। इसी प्रकार से नीचे भी 113 में से जब 49 घटाएंगे तो हमको 64 प्राप्त होगा और बटे में तो 113 है। अब आगे हम क्या करेंगे? आपको पता है कि जब दो भिन्नों का भाग होता है तो नीचे वाली भिन्न पलट जाती है और गुणा हो जाता है, यानी कि 49 बटे 113 और नीचे की भिन्न कितनी है? 64 बटे 113। तो ये 64 बटे 113 पलट जाएगी, यानी कि 113 बटे 64 हो जाएगी और ऊपर वाली भिन्न से गुणा हो जाएगा। अब 113 से 113 बड़ी आसानी से एक एक बार ये कट जाएंगे। तो 49 बटे 64 हमें वैल्यू प्राप्त होगी किसकी? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए हम इसको अलग से भी लिख देते हैं उत्तर। ये रहा हमारे पहले प्रश्न का उत्तर, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/64, यानी कि 49 बटे 64। अब चलिए इसी का दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इनका दूसरा प्रश्न था कि कॉट वर्ग थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बड़ा सिंपल है। इसको क्या करना है कॉट वर्ग थीटा का मान ज्ञात करने के लिए? क्योंकि कॉट थीटा बराबर हमको कितना दिया था? ये दिया था मैं 7 बटे 8। तो अब क्या करना है? स्क्वायर ही तो करना है। ठीक है ना। तो स्क्वायर कर दीजिए इसका। यहाँ हम कॉट का स्क्वायर कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ हम 7/8 यानी कि 7 बटे 8 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमको प्राप्त हो जाएगा कॉट वर्ग थीटा बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है ना। उत्तर लिख दीजिए। उत्तर में प्राप्त हो जाता है कॉट वर्ग थीटा बराबर 49 बटे 64। अब जरा
अगर हम पहले वाले प्रश्न को समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, cot वर्ग थीटा बराबर 49/64, तो आप देखिए इनके दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं, 49/64, 49/64। वैसे तो ये हल आपका, इसका उत्तर यहाँ पे आ चुका है, इसका उत्तर यहाँ पे आ चुका है, ये प्रश्न आपका समाप्त हो चुका है। लेकिन मैं अलग से आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहा हूं कि जब इनके दाएं पक्ष बराबर हैं, यानी कि 49/64 और 49/64, तो इनके बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो यहां से ये समझ में आता है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया है, ये cos थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बराबर cot वर्ग थीटा होता है। तो यह सर्वसम का है, त्रिकोणमितीय सर्वसम का, जो आप आगे की प्रश्नावलियों में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये प्रश्न सिर्फ यहाँ तक ही हल करना है, ठीक है ना, आगे आपको ये नहीं करना है, ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको समझाया हुआ है। यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A इज इक्वल टू cos² A माइनस sin² A है या नहीं। यहाँ पर जो A है ये एंगल है, कोण है, ठीक है ना। तो चलिए हम आज इसको हल करते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3 × cot A इज इक्वल टू 4, 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A इज इक्वल टू cos² A माइनस sin² A है या नहीं। तो चलिए हम इसकी जांच करते हैं। चूंकि हमें दिया हुआ है 3 × cot A इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से हम 3 का पक्षांतर करेंगे, तो ये 4 के बटे में आ जाएगा। तो 3 का पक्षांतर करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, cot A इज इक्वल टू 4/3, ठीक है ना। और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि cot थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब, या हम ये भी बोल सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर cot A बराबर हमको प्राप्त हो जाता है 4/3 बराबर आधार बटे लंब। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि बेस यानी कि आधार हमारा कितना है, 4 है, और लंब कितना है, 3 है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी भुजा बचती है वो है कर्ण, तो कर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसका चित्र भी बना सकते हैं, वैसे इसमें चित्र की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पे कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पुनः पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को कहते हैं बेस। तो हाइपोटेनस से मैंने फर्स्ट लेटर h ले लिया है, और परपेंडिकुलर से फर्स्ट लेटर p ले लिया है, और बेस से फर्स्ट लेटर b ले लिया है। मैंने यहाँ पे फिगर भी बना दिया है, ये देखिए त्रिभुज ABC जिसका ये जो एंगल है 90 डिग्री है B, और इसका बेस है 4 और परपेंडिकुलर है 3, और ये आपको जो हाइपोटेनस है ज्ञात करना है। अब हम यहाँ इनके वैल्यूज पुट कर देंगे। लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया गया, हमको 3 दिया गया है, और बेस यानी कि आधार कितना दिया गया है, 4। तो चलिए हम इनको लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 × 3 हुआ 9 प्लस 4 × 4 हुआ 16। जब हम इनको प्लस कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 25, ठीक है ना। और ये काय के बराबर प्राप्त हुआ, h² यानी कि कर्ण के बराबर हमको, कर्ण के स्क्वायर के बराबर हमको ये प्राप्त हुआ। चलिए हम यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं। स्क्वायर का जब हम साइड चेंज करेंगे तो पक्षांतर के हिसाब से स्क्वायर का पक्षांतर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप सभी को पता है कि ये 5 होता है। तो यहाँ से हमें कर्ण जो है यानी कि हाइपोटेनस कितना मिल गया, 5 या 5। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमें जांच क्या करनी थी। हमको जांच करनी थी 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A इज इक्वल टू cos² A माइनस sin² A होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको tan² A की वैल्यूज तो पहले से दी गई है। अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पे cos A की वैल्यू और sin A की वैल्यू। तो हमको कर्ण मिल ही चुका है, चलिए हम इनकी वैल्यूज भी ज्ञात कर लेते हैं। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है
साइन ए इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो चलिए इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर रख देते हैं। तो पी हमको कितना प्राप्त हुआ है पहले से, वो हमको है 3 दिया गया है, और एच हमको कितना प्राप्त हो गया है 5। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। अब कॉस ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस, है ना, और कर्ण के लिए एच। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोष्टक में आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज रख देंगे। बेस यानी कि आधार हमको दिया गया है 4, और जो हाइपोटेनस है वो कितना आ गया 5। इस तरह cos A हमें प्राप्त हो जाता है 4/5, ठीक है। ये 4/5 हमको प्राप्त हो गया। अब हम जांच करेंगे जो हमें जांच करने के लिए बोला गया है। चलिए जांच करने के पूर्व हम tan A की वैल्यू भी ज्ञात कर ही लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पे हम लिखेंगे P/B, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लंब यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमें 3 दिया हुआ है, और बेस कितना दिया हुआ है 4, तो ये 3/4 आ जाएगा। इस प्रकार से tan A इज इक्वल टू कितना आ गया 3/4। तो tan A की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 3/4। चलिए अब हम जांच कर लेते हैं। हमें जांच करनी है कि 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज देख लेंगे कि tan A की वैल्यू कितनी है, sin A की वैल्यू कितनी है, और cos A की वैल्यू कितनी है, ताकि हमको प्रश्न को आगे हल करने में असुविधा महसूस ना हो। चलिए अब हम इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हमें 1 - tan स्क्वायर A। तो सबसे पहले हमें tan A का मान देखना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कितना है 3/4। तो चलिए हम tan A का मान 3/4 लिख लेते हैं। अब चूंकि tan का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और अब इसके बटे में कितना है 1 प्लस, फिर से हम tan की वैल्यू रख देंगे 3/4 और इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है। अब राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं cos स्क्वायर A। तो cos की वैल्यू कितनी है 4/5। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4/5, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर cos का स्क्वायर है इसलिए इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, राइट। और माइनस अब यहाँ पर sin स्क्वायर A की वैल्यू, तो sin A की वैल्यू कितनी है 3/5। तो इसको भी हम यहाँ पे रख देंगे, और चूंकि sin A का स्क्वायर है इसलिए 3/5 का भी हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब जब हम इसको आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 - 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसके नीचे भी कितना आ जाएगा 1 प्लस वही 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। और इस तरफ क्या जाएगा 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, ठीक है ना। -3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, और इधर राइट हैंड साइड पे क्या जाएगा आप देख रहे हैं 16/25 माइनस 9/25, यानी कि यहाँ पे 16 - 9 कितना आ जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 16 - 9/25, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमको मिलता है 7/16, ये जो है ऊपर आ गया, और नीचे साइड क्या आ जाएगा 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, तो 25/16, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे हम देख रहे हैं कि 16 में से 9 माइनस होगा तो कितना मिलेगा हमको 7, ठीक है। और अब इसके बटे में कितना आ जाएगा 25। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 फ्रैक्शंस यहाँ पे है ना, एक है 7/16 और बटे में है जो उसके वो है
25/16। एक फ्रैक्शन में दूसरे फ्रैक्शन से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका रूल क्या होता है कि जो नीचे वाली फ्रैक्शन है, नीचे वाली भिन्न है, वो पलट जाती है और उसका क्या हो जाता है, ऊपर वाली फ्रैक्शन से गुणा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा आपका 7/16, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई बाय 16/25। ये जो है हमने इसको क्या कर दिया, पलट दिया। और राइट हैंड साइड पे तो आपको प्राप्त हो ही चुका है 7/25। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 16 और 16 ये कट जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा हमको यहाँ पे 7 × 1/1 × 25 और यहाँ पर 7/25। इस प्रकार से जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 7 को 1 से तो मिल जाता है हमको 7। इसी प्रकार से 25 हमें नीचे प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर तो 7/25 था ही। हम देख रहे हैं कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS यानी कि राइट हैंड साइड। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिला 7/25 और राइट हैंड साइड में भी हमको क्या मिला 7/25, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस चीज़ की जांच कर रहे थे, किस चीज़ की जांच कर रहे थे, 1 - 10² A अपॉन 1 + 10² A इज इक्वल टू cos² A माइनस sin² A। ये सत्य है। कैसा है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न है sin A × cos C प्लस cos A × sin C, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। और दूसरा क्वेश्चन है cos A × cos C माइनस sin A × sin C। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या गया है। हमें दिया गया है एक त्रिभुज और उस त्रिभुज का B कोण जो है समकोण है। और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है tan A की वैल्यू जो कितनी है, ये है 1/√3। ठीक है ना। और हमें फाइंड क्या करना है वो तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है तथा tan A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है ना। और जो हमें फाइंड करना है वो है पहले नंबर पे sin A × cos C प्लस cos A × sin C। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इससे रिलेटेड एक फिगर तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना। फिगर में क्या तैयार करना है, एक ट्रायंगल आपको तैयार करना है। ठीक है ना। लेकिन ट्रायंगल तैयार करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो ट्रायंगल आपका ABC है उसमें हमें प्रश्न में दिया गया है कि कोण B समकोण है। तो जहां पर भी आप समकोण बनाएं वहां पर B लिख लीजिए। ठीक है ना। इसके पश्चात फिर आता है A और C। तो A और C हम यहाँ पे कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी A रख सकते हैं और यहाँ पर भी A रख सकते हैं। तो चलिए हमारा फिगर तैयार है, ट्राइंगल ABC और यहाँ पर जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स, चूंकि हमें यहाँ पे दिया गया है tan A इज इक्वल टू 1/√3 और हम ये भी जानते हैं कि tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब को मैंने P लिखा हुआ है और आधार को B लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो P का मतलब है परपेंडिकुलर और B का मतलब है बेस। चलिए अब इसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर लंब कितना मिलता है, हमको 1 मिलता है और जो है बेस यानी कि आधार कितना मिलता है, √3। तो हम इसको भी लिख लेते हैं इस तरह। P इज इक्वल टू 1 आ जाता है और बेस यानी कि आधार इज इक्वल टू √3 आ जाता है। चलिए हम फिगर में भी
इनके वैल्यूज रख लेते हैं। देखिए हमें यहाँ जो दिया गया है वो tan a इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमको ये एंगल देखना पड़ेगा। एंगल कौन सा है? a, ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि समकोण त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो इस a के सामने की जो भुजा है वो कौन सी है? BC। तो लंब कितना है हमारा? लंब है 1। इसका मतलब यह है कि कोण a के सामने की भुजा को हम लिखेंगे 1, राइट। और साथ में आपको यह भी पता है कि जिस कोण की आप बात कर रहे हैं, जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं, उससे जो लगी हुई भुजा है वह भुजा होती है आधार। यदि सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दिया जाए तो, सबसे बड़ी भुजा को क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि वो कहलाती है कर्ण या हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो आधार कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? √3, ठीक है ना। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर मालूम है और बेस भी मालूम है, तो हमको निकालना क्या है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ज्ञात करने के लिए वही हमारी चिरपरिचित पाइथागोरस थ्योरम, हम उसका यहाँ पर यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब तक तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद हो गया होगा। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको मैंने संकेतों में लिख दिया है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h यहाँ पे हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है और p यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब है और b यहाँ पे आपका क्या है? बेस है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो जहाँ पे जैसी दी गई हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे लंब दिया गया है और क्या दिया गया है, और हमको यहाँ पे दिया गया है बेस। परपेंडिकुलर और बेस दोनों दिए गए हैं, इनकी हम वैल्यू रख लेते हैं। चलिए ये मैंने वैल्यूज रख ली हैं। p की जो वैल्यू है वो 1 है और b की जो वैल्यू है वो √3 है। तो p का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप सभी को पता है कि 1 एकम 1 होता है और प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहाँ पे आपका ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से h का स्क्वायर कितना आ गया? h का स्क्वायर आ गया 3 + 1 इज इक्वल टू 4। इस तरह हमें h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाता है? 4। अब हमें h चाहिए है तो h को हम यहीं रखेंगे। स्क्वायर का क्या करेंगे? स्क्वायर की हम साइड चेंज कर देंगे। तो स्क्वायर की साइड चेंज करने पर क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। तो किसका स्क्वायर रूट होगा? ये स्क्वायर रूट होगा 4 का। और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि कितना होता है? 2 होता है। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया? हमें कितना मिल गया? 2 मिल गया, ठीक है ना। तो यहां से h इज इक्वल टू आ गया 2। तो h की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 2 और इसको हम यहां पे लिख देंगे, ठीक है ना, फिगर में ये। चलिए अब हमें जो ज्ञात करना था वो क्या ज्ञात करना था? हमें ज्ञात करना था sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो अब हमें वैल्यूज निकालनी है sin a की, कॉस सी की, कॉस ए की और साइन सी की। तो चलिए इनको ज्ञात करते हैं। यहां मैंने p, b और h की वैल्यूज लिख ली हैं ताकि क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में हमें कोई असुविधा महसूस ना हो। चलिए अब देखते हैं sin a। तो sin a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो sin a इज इक्वल टू क्या होता है? ये होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो p बटे h। और यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। p की वैल्यू कितनी है? 1 है और h की वैल्यू कितनी आ गई थी? 2। तो आपका sin a की वैल्यू कितनी आ गई? sin a की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। ठीक है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो BC होगा यानी कि 1 होगा, ठीक है। चलिए अब किसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है? अब हम निकाल लेते हैं cos A या sin C निकाल लेते हैं पहले। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, इसलिए मैंने लिख लिया है B/H इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू है √3 और h की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी हमको? h की वैल्यू हमको प्राप्त हुई थी 2। तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं। इस प्रकार से हमें cos A की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाती है? cos A की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाती है √3/2, ठीक है ना। अब और क्या ज्ञात करना है? अब sin C को देख लेते हैं। तो sin थीटा बराबर क्या होता है? वही लंब बटे कर्ण, यानी कि sin C इज इक्वल टू P/2
एच। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोण आपका चेंज हो चुका है। यहाँ पर एंगल ए था, अब एंगल क्या हो गया है, सी। तो अब जब हम लंब को देखेंगे तो किसके संदर्भ में देखेंगे, सी के संदर्भ में। चलिए एक बार फिगर देख लेते हैं। ये रहा फिगर, तो इसमें कोण सी ए ये है, ठीक है ना। अब कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, तो सी के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, कौन सी साइड पड़ रही है, ए बी, जो कि कितनी है, √3 है। तो सी के संदर्भ में हम परपेंडिकुलर किसको लेंगे, √3 को, और बेस किसको लेंगे, 1 को। लीजिए यहाँ पे मैंने साइड्स भी लिख दी हैं, पी के लिए ए बी और एच के लिए ए सी। चलिए अब फटाफट इनकी वैल्यूज हम रख लेते हैं। तो इनकी वैल्यू रखने पर ए बी कितना था, यानी कि पहले जो बेस था अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा आपका √3 अपॉन हाइपोटेनस, तो हर हाल में 2 ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं कि साइन सी इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हम ज्ञात कर लेते हैं cos c। तो वही cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, लेकिन फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, c। तो जो पहले बेस था आपका √3 वो नहीं रहेगा, बल्कि बेस क्या हो जाएगा, ये 1। तो यहाँ पे मैंने साइड्स भी लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसको लिख दिया BC बटे AC। अब यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज रख देंगे, है ना। तो BC कितना है, BC है आपका 1, और AC यानी कि हाइपोटेनस वो हर हाल में 2 ही रहेगा। इस प्रकार से हमको cos C की वैल्यू भी प्राप्त हो जाती है। cos C बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, 1/2। हमें जो भी वैल्यूज प्राप्त हुई हैं उनको हमने एक स्थान पे नोट कर लिया है। साइन A इज इक्वल टू 1/2, cos A इज इक्वल टू √3/2, साइन C इज इक्वल टू √3/2, cos C इज इक्वल टू 1/2। चलिए अब हमें जो ज्ञात करना है उसको देख लेते हैं। नंबर 1 पे क्या था, लीजिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C का मान प्राप्त कीजिए। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, है ना। बराबर साइन A की वैल्यू कितनी है, 1/2, ठीक है ना। ये इंटू है यानी कि गुणा है, तो यहाँ हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर cos C की वैल्यू कितनी है, cos C की वैल्यू है 1/2। चलिए इसको भी रख लेते हैं 1/2, ठीक है ना। फिर ये प्लस का चिन्ह भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, प्लस के बाद cos A की वैल्यू कितनी है, √3/2, और फिर यहाँ पे इंटू का चिन्ह आ गया यानी कि गुणा का चिन्ह आ गया। तो अब यहाँ पे साइन C की वैल्यू कितनी है, साइन C की वैल्यू भी √3/2 है, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आप जो गलती कर सकते हैं, आप गलती ये कर सकते हैं कि 1/2 प्लस √3/2 को आप प्लस कर सकते हैं पहले, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो आप बोर्ड मास का एक जो रूल है, नियम है, वो पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं हम, ब्रैकेट, फिर क्या सॉल्व करते हैं, ऑफ यानी कि का, उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड यानी कि भाग, उसके बाद क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, है ना, और मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और उसके बाद में फिर कहीं आप जाके प्लस और माइनस को सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके बाद में फिर हम इनको प्लस करेंगे। तो किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2, है ना, और 1/2 का। तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा कितना होगा, 1, है ना, और 2 का 2 से 2 2 जार 4, प्लस यहाँ पर देखिए √3 और √3, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करने पर इनका जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, यानी कि ये दरअसल क्या हो जाएगा, 3 3 जार 9। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। सीधी सी बात है कि अंडर रूट हट जाएगा। और अब यहाँ पर नीचे 2 2 जार कितना हो जाएगा, 4, ठीक है ना। इस प्रकार से ये कितना हो गया, इनके जो डेनोमिनेटर हैं वो इक्वल हैं, सेम हैं। तो हम न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, यानी कि अंशों को जोड़ने को। तो 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4, और डेनोमिनेटर इनका कितना था,
4। इस प्रकार ये 4 से 4 एक एक बार कट जाएगा, तब ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी वैल्यू 1, है ना। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1। चलिए इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए हम इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। कॉस ए की वैल्यू है √3/2 और कॉस सी की वैल्यू है 1/2, ठीक है ना। रख लेते हैं इसको। ये इनकी वैल्यूज मैंने रख दी हैं, कॉस ए की वैल्यू √3/2 और कॉस सी की वैल्यू 1/2, है ना। तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा कर देंगे इनका, फिर माइनस। अब साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है, साइन सी की वैल्यू है √3/2। चलिए इनको भी लिख लेते हैं। तो √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू √3/2। चलिए इनको हम मल्टीप्लाई और कर लेते हैं फटाफट। तो √3 का 1 से मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा, √3, और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4, माइनस यहाँ पर भी √3 का 1 से मल्टीप्लाई √3 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 4। हम देख रहे हैं कि ये सेम नंबर्स हैं, ठीक है ना। √3/4 और √3/4, एक प्लस का एक माइनस का है, तो इनका टोटल क्या आ जाएगा। आपको यहाँ कोई गणित करने की आवश्यकता नहीं कि आप यहाँ भिन्न को हल करते फिरें, फ्रैक्शन को हल करते फिरें कि 4 का गुणा ऐसे करें फिर 4 का गुणा ऐसे करें, नहीं, ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके सेम नंबर्स हैं, तो इनकी जो वैल्यू आएगी सेम आएगी और प्लस माइनस की आएगी, तो इनका टोटल हो जाएगा 0, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें आंसर क्या मिल जाता है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू 0। चलिए आंसर को लिख देते हैं। ये लीजिए मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है साइन P, कॉस P और टेन P की वैल्यू। तो साइन P, कॉस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ दिया गया है एक ट्रायंगल PQR और इसमें एक कोण हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है। कौन सा कोण है वो, कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि समकोण है। और हमें क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और दिया गया है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, साइन P, कॉस P और टेन P की वैल्यू। अब सबसे पहले हम एक फिगर तैयार कर लेते हैं, एक ट्राइंगल, जैसा कि हमें दिया गया है एक ट्राइंगल PQR और उसका जो एंगल Q है, कोण Q है, वो कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। और एक भुजा PQ, ये वाली साइड जो है हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने एक ट्राइंगल है, इसके आधार पर हम प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो अब समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h यानी कि हाइपोटेनस, p यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब और b यानी कि बेस या आधार। अब यहाँ पर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कौन सा है, जरा फिगर में देखते हैं हम। ये है आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो PR है, ये PR हमारा हाइपोटेनस हुआ। बाकी ये एंगल P के लिए PQ जो है बेस हो जाएगा और QR क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। h क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस कितना यहाँ पे आपका PR है, तो h का स्क्वायर है तो PR का स्क्वायर, ठीक है। P क्या है, P आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, कोण P के लिए QR है, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं QR का स्क्वायर, ठीक है ना। ये QR का स्क्वायर हो गया, प्लस B क्या है, B बेस है, तो बेस कितना है, PQ का स्क्वायर, ठीक है ना। PQ है तो यहाँ पे हो जाएगा PQ का स्क्वायर। अब इनमें से जिन जिन की हमें वैल्यूज दी गई हैं, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू कितनी दी गई है, 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर।
ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर को हम लिखेंगे 5 इंटू 5। तो चलिए आगे क्या आएगा, आगे आ जाएगा ये पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर और 5 इंटू 5 कितना होता है, ये होता है 25। अब हम क्यू आर की साइड चेंज करेंगे, तो क्यू आर की जब हम साइड चेंज करते हैं तो क्यू आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर में से क्यू आर माइनस हो जाएगा, तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें प्राप्त हुआ है पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये है पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे एक सर्वसमिका लग जाएगी, बीजीय सर्वसमिका। कौन सी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या होती है वो सर्वसमिका, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी आर प्लस क्यू आर, है ना, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इंटू एक दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, राइट, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या दिया हमें 25। चलिए मैंने यहाँ पे वो सर्वसमिका भी लिख दी है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें जो प्राप्त हुआ है उसमें हमको एक कोष्टक में क्या प्राप्त हुआ, पी आर प्लस क्यू आर, और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू हमको पहले से दी हुई है, कितनी दी हुई है 25, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे। तो हमें जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 अर्थात समीकरण 1। अब इसमें हम पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू रख देंगे 25, क्यों, क्योंकि हमें पहले से दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब हम इसका क्या करेंगे, इसकी हम साइड चेंज कर देंगे, तो हमें लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, पी आर माइनस क्यू आर, है ना, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या मिल जाएगा 25 अपॉन 25, क्योंकि ये यहाँ पे जो 25 था जब इसकी साइड चेंज करेंगे तो यहाँ इस तरफ बटे में चला जाएगा। अब ये कट जाएगा एक एक बार, है ना। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्यू आर की भी साइड चेंज कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू 1, और ये माइनस का तरफ क्या हो जाएगा प्लस क्यू आर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, लेकिन हमें दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लिख लिया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समीकरण 2 से यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से पी आर की वैल्यू 1 प्लस क्यू आर पुट कर देंगे। तो चलिए रख लेते हैं इसकी वैल्यू, तो पी आर की वैल्यू हम रख देते हैं 1 प्लस क्यू आर, और ये जो है आपका क्यू आर ऑलरेडी पहले से था, तो अब ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 25। अब आप यहाँ पे देखिए 1 प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर कितना हो जाएगा 2 क्यू आर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, 1 की साइड चेंज कर देंगे तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 25, और जब 1 इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड पे तो ये माइनस हो जाएगा -1। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो जाता है 2 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू 25 में से 1 माइनस होगा तो 24। अब क्या करना है हमें, अब हमें पुनः एक बार 2 का जो है साइड चेंज करना है। तो जब हम 2 की साइड चेंज कर देंगे तो हमें क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, क्यू आर इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, और 2 से 24 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 12, है ना। इस प्रकार हमें क्यू आर कितना प्राप्त हो जाता है 12। अब यहाँ पे जो हमें ट्राइंगल दिया गया था पी क्यू आर, उसमें एक वैल्यू तो हमको दी गई थी 5, और अब हमें क्यू आर भी प्राप्त हो चुका है 12, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी भी एक भुजा जो है बाकी रह गई है ज्ञात करने के लिए, वो कौन सी है पी आर। तो चलिए वही हम फिर से एक बार पाइथागोरस प्रमेय को ले लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर माइनस माफ कीजिए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू फिर से पुट कर देंगे एक बार, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस
बेस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 169, है ना, हाँ 169। अब यहाँ से हमको एच चाहिए है, तो हम स्क्वायर की साइड चेंज करेंगे। स्क्वायर की साइड चेंज करने पर हमको यहाँ पे मिल जाएगा 169 का स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की जब हम साइड चेंज करते हैं तो स्क्वायर का पक्षांतर क्या होता है, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। इस प्रकार हमें h इक्वल टू मिल जाता है 13, क्योंकि 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है, तो 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 13। इस प्रकार से h हमको प्राप्त हो गया 13 सेंटीमीटर। हमें तीनों भुजाएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब हम साइन पी की वैल्यू, कॉस पी की वैल्यू और टेन पी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें हम ज्ञात कर लेते हैं। वैसे भी मैंने यहाँ पे ये हाइपोटेनस लिख दिया है 13 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल पी क्यू आर में देखिए, क्योंकि हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना है, तो एंगल पी के लिए जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा क्यू आर, जो क्यू आर में कितना प्राप्त हो चुका है 12 सेंटीमीटर। और बेस क्या हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू कितना हमें जो पहले से दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और हमें जो हाइपोटेनस प्राप्त हुआ है वो हुआ 13 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान जो है ज्ञात कर लेते हैं। ये लीजिए, नंबर 1 पे साइन पी इज इक्वल टू पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्यू आर है और हाइपोटेनस कितना है पी आर है। चलिए इनकी वैल्यू भी रख लें हम। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 हो गया, और पी आर कितना प्राप्त हुआ हमको 13। इस प्रकार से साइन पी बराबर हमें 12 अपॉन 13 प्राप्त हो गया। कॉस पी इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा हमें बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू कितना हमको पहले से दिया हुआ है ये 5, और पी आर हमें प्राप्त हो चुका है 13। इस प्रकार से कॉस पी का जो वैल्यू है वो 5 अपॉन 13 हमको प्राप्त हो चुका है। नंबर 3 पे आते हैं हम टेन पी पर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार, जो कि हमें प्राप्त हुआ है क्यू आर बटे पी क्यू। तो इस प्रकार से पी आर कितना, माफ़ कीजिए, क्यू आर कितना प्राप्त हुआ है 12, और पी आर कितना प्राप्त हुआ है, ये हमको प्राप्त हुआ है 13। माफ़ कीजिए, ये पी क्यू है यहाँ पर, तो पी क्यू कितना आएगा 5। ठीक है, चलिए अब हम आंसर लिख लेते हैं। ये लीजिए, ये रहा हमारा आंसर। साइन पी की वैल्यू प्राप्त हुई है 12 अपॉन 13, कॉस पी की वैल्यू प्राप्त हुई है 5 अपॉन 13, और टेन पी की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है 12 अपॉन 5। ठीक है ना, यानी कि साइन पी 12/13, कॉस पी 5/13 और टेन पी 12/5। क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए पढ़ लेते हैं प्रश्न को। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में जो है क्या करना है, ट्रू और फॉल्स हमको बताना है कारण सहित। देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो नंबर 1 पर है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये असत्य है, क्योंकि tan a की वैल्यू यानी कि tan थीटा की वैल्यू 1 से अधिक भी हो सकती है। और कारण क्या है, कारण ये है कि tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कभी कभी बेस से अधिक भी हो सकता है, कई बार बेस भी अधिक हो जाता है, आधार अधिक हो जाता है लंब से, और कई बार लंब भी आधार से अधिक हो जाता है। तो जब लंब अधिक होगा यानी कि आपका न्यूमरेटर अधिक होगा और डेनोमिनेटर छोटा होगा, तो इसका मतलब है कि वैल्यू 1 से अधिक आएगी। ठीक है ना, इसलिए ये असत्य है। नंबर 2 पर है कोण ए के किसी मान के लिए sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 है। तो ये सत्य है, क्योंकि sec थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर भी आपका न्यूमरेटर या अंश जो है से क्या नाम से आपके हर से यानी कि डेनोमिनेटर से अधिक हो गया, तो यहाँ पर भी वैल्यू ये 12 अपॉन 5 आ सकती है। तो ये सत्य है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये असत्य है, क्योंकि कॉस ए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं है, बल्कि ये कोसाइन, ठीक है ना, कोण ए के कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है, इसलिए ये असत्य है। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। जी नहीं, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात
उसके कोण के साथ में उसका मल्टीप्लाई नहीं माना जाता, गुणा नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे ये कॉट और ए का गुणनफल ये बोल रहे हैं, तो ये कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, कॉट का ए के बगैर कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसी प्रकार साइन का भी उसके कोण के बगैर कोई अस्तित्व नहीं है, तो ये इनका गुणनफल नहीं है, इसलिए ये भी फाल्स है या असत्य है। पांचवा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो ये फाल्स है, असत्य है। कारण क्या है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और आपको पता है कि जो कर्ण होता है या हाइपोटेनस होता है वो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, जो कि डेनोमिनेटर में आ गई, यानी कि न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा हो गया और डेनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो भागफल आएगा वो सदैव 1 से कम आएगा। ठीक है, केवल 90 डिग्री के लिए साइन थीटा की वैल्यू एक होती है, बाकी प्रत्येक स्थिति में साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम ही होती है। तो ये हमारा जो पांचवा है ये क्या है, फॉल्स है, यानी कि असत्य है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।